समंदर से थोड़ी ही दूर कुनकेश्वर नाम का एक सुंदर गांव बसता था। गांव काफी पुराना था और प्राचीन शिव मंदिर के लिए प्रसिद्ध था। गांव में एक गरीब किसान का बेटा अपनी माँ के साथ रहता था। माँ, देखो मैं तुम्हारे लिए दवाई ले आया हूँ, याद से खा लेना। शिवा, कहाँ थे बेटा तुम? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मुझे पता है तुम्हारे पिताजी के गुजर जाने के बाद तुम पर ही सारी जिम्मेदारी आन पड़ी। मैं तो कुछ काम की नहीं रही इस बीमारी के कारण, और तुम्हें पढ़ाई भी छोड़नी पड़ी और काम करना पड़ रहा है। माँ, तुम चिंता मत करो, मैं काम भी करूँगा और पढ़ाई भी करूँगा। तुम बस अपनी दवाई ठीक से ले लेना। गरीब होने के कारण उसके ज्यादा दोस्त नहीं थे, पर उसका एक बहुत ही करीबी दोस्त था जिसका नाम भोला था, जो हमेशा उसकी मदद करता था। भोला शिवा से थोड़ा बड़ा था, लेकिन दोनों की अच्छी दोस्ती थी। वो भी खेती में काम करता था और अपना गुजारा करता था। दोनों अपने सुख दुख एक दूसरे के साथ बांटते थे। भोला, अगर मुझे इस गांव में अच्छा काम नहीं मिला तो मुझे शहर जाना पड़ेगा। मुझे माँ की बहुत चिंता हो रही है, वो अकेले कैसे रह पाएगी, ऊपर से उसकी ये बीमारी। तुम चिंता मत करो, हम दोनों है ना कुछ कर ही लेंगे। अरे, तुम्हें पता है ना, हमारे गांव में एक पुराना पुस्तकालय है। वहाँ शायद किसी साफ सफाई करने वाले की जरूरत है, ऐसा मैंने सुना है। तुम एक काम करो, वहाँ जाकर पूछताछ करो। अगर वहाँ काम मिल जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। काम के साथ साथ तुम्हें पढ़ने के लिए किताबें भी मिल जाएंगी। शिवा उस पुस्तकालय में काम की तलाश में जाता है। बाप रे, यहाँ तो ढेर सारी किताबें हैं। लोग यहाँ सिर्फ पेपर पढ़ने आते हैं, कोई किताबें क्यों नहीं पढ़ता? लाइब्रेरियन। अरे बच्चे, कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? मैं यहाँ काम की तलाश में आया हूँ, क्या मेरे लायक कोई काम मिल सकता है? तुम तो बहुत छोटे हो, झाड़ू पोछा कर पाओगे और किताबों को भी अपनी जगह पर रख पाओगे? बोलो, कर पाओगे ये काम? शिवा। हाँ हाँ, मैं कर सकता हूँ। देखिए, मुझे काम की बहुत जरूरत है, मैं बहुत गरीब हूँ। ठीक है, तो कल से आ जाना, लेकिन मैं तुम्हें ज्यादा पैसे नहीं दे सकता। तुम्हारा काम देख के मैं तुम्हें तनख्वाह दूंगा। हाँ हाँ, मैं कल से ही आ जाऊँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी। ऐसा कहकर शिवा वहाँ से निकल जाता है और घर पर आकर सभी बात माँ को बताता है। शिवा। मुझे एक पुस्तकालय में काम मिल गया है, अब मुझे रोज एक नई किताब पढ़ने को मिलेगी। माँ, मुझे कल सुबह जल्दी उठा देना, मुझे जल्दी ही काम पर जाना है। दूसरे दिन सुबह शिवा जल्दी उठकर तैयार होता है और लाइब्रेरी के लिए निकल जाता है। लेकिन जैसे ही वो वहाँ पहुँचता है, पुस्तकालय बंद दिखाई देता है। शिवा इंतजार करने लगता है। इतने में बूढ़े अंकल जी धीरे धीरे आते हैं। आ गए तुम? बड़े जल्दी आ गए। चलो, अब ये ताला खोलो और झाड़ू लगाकर साफ सफाई कर दो। शिवा ताला खोलकर सब काम कर लेता है। लाइब्रेरियन। अब टेबल पर जो किताबें पड़ी है उन्हें अपनी सही जगह पर रख दो। इन पर एक नंबर लिखा है, तुम्हें उस नंबर के हिसाब से ही किताबें रखनी है। नंबर तो पढ़ने आता है ना? शिवा। हाँ हाँ, मैं तीसरी कक्षा तक पढ़ा हूँ, लेकिन पिताजी गुजर जाने के बाद माँ बीमार पड़ गई और मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ी, वरना मुझे पढ़ाई बहुत अच्छी लगती है। शिवा की ये बात सुनकर लाइब्रेरियन अंकल के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह मन ही मन सोचने लगते हैं। जिसके पास किताबें होती है उसे पढ़ना नहीं होता, और जिसे पढ़ना होता है उसके पास किताबें नहीं होती। अच्छा बेटा, तुम्हारा काम हो गया हो तो तुम अब घर जा सकते हो। कल फिर से आ जाना जल्दी। शिवा। अंकल जी, क्या मैं यहाँ बैठकर कोई किताब पढ़ सकता हूँ? मैं फिर से वापस रख दूंगा उसी जगह पर। ठीक है, पर किताब अपनी जगह पर ही रख देना, याद से। ये किताबें बहुत पुरानी हैं और बहुत कीमती भी। लोग इनका महत्व नहीं समझते। ये मेरे दादा परदादा के जमाने की किताबें हैं और मैंने इन्हें अभी तक संभाल कर रखा है। शिवा एक पुरानी किताब निकालकर पढ़ने लगता है। उस पुरानी किताब में एक लाइट हाउस के बारे में लिखा होता है और उससे संबंधित सारी पौराणिक कहानियां उसमें होती है। पढ़ते पढ़ते कब दोपहर हो जाती है उसे पता ही नहीं चलता। शिवा। ऐसा ही लाइट हाउस हमारे गांव से दूर समंदर में है, वो भी काफी पुराना है, पर वो तो सालों से बंद पड़ा हुआ है, वहाँ कोई आता जाता नहीं। अब शिवा फिर से किताब पढ़ने लगता है। अब उसे पता चलता है कि वो लाइट हाउस करीब 100-150 साल पुराना है
और उसी किताब में उसके गांव कुनकेश्वर का जिक्र आता है। शिवा, अरे, ये तो मेरा ही गांव का नाम है और शायद इसमें जो प्राचीन मंदिर के बारे में बताया गया है वो अपना ही शिव मंदिर है। अब उसे पढ़ने में और भी दिलचस्पी होने लगी। वो आगे पढ़ने लगा, जिसमें उसे एक बात पता चली कि जो शिव मंदिर है वो एक व्यापारी ने बनवाया था और वो लाइट हाउस भी उसी ने बनवाया था। उस व्यापारी के बारे में उस किताब में बहुत सी बातें लिखी गई थी। पढ़ते पढ़ते शाम हो गई। लाइब्रेरियन, तुम्हें घर नहीं जाना बेटा? जाना तो है, पर अभी ये किताब पूरी नहीं हुई है। क्या मैं कल फिर से ये किताब ले सकता हूँ? ठीक है, कल ले लेना। शिवा किताब एक कोने में रख देता है और घर चला जाता है। पूरी रात वो सो नहीं पाता और किताब में लिखी बातें ही उसके मन में आ रही थी। दूसरे दिन सुबह पुस्तकालय जाकर अपना काम खत्म करके शिवा वो किताब पढ़ने बैठता है। उसे पता चलता है कि किन हालातों में उसने वो शिव मंदिर और लाइट हाउस बनवाए थे और किस तरह उसने अपने खजाने को अंग्रेजों और समुद्री लुटेरों से बचाने की कोशिश की थी। वो खजाना ही उसके जीवन की सारी जमा पूंजी था जो उसने अपने दुश्मनों से बचा कर रखा था। किताब के आखिरी पन्ने पर लिखा था, जो व्यक्ति इस किताब को पूरा पढ़ेगा उसे शायद इस बात का अंदाजा हो गया होगा कि ये मेरे जीवन की जमा पूंजी है जो किसी गलत हाथ में नहीं पड़नी चाहिए और इस खजाने का उपयोग सिर्फ अच्छे काम के लिए होना चाहिए। और आखिर में एक नक्शा बना हुआ होता है जो कि शिव मंदिर से सीधा लाइट हाउस में निकलता है, जिसके नीचे लिखा हुआ होता है, पूरे चांद की रात में जहाँ लाइट हाउस की परछाई पड़ेगी, रात 12 बजे वही किताब खत्म हो जाती है। हुआ। अरे, ये किताब तो अधूरी है और आगे तो इसमें कुछ नहीं लिखा है। इस आखिरी लाइन का क्या मतलब हुआ? ऐसा करता हूँ, भोला को इस किताब के बारे में बताता हूँ, वही इस आखिरी लाइन का मतलब समझ सकेगा। दूसरे दिन शिवा भोला को किताब की सारी हकीकत बताता है और नक्शे के बारे में भी बताता है। शिवा, भोला, चलो ना हम जाकर देखें कि सच में खजाना है या नहीं। अरे पर उसके लिए पहले किताब और नक्शा लेना होगा और देखना होगा कि सच में कोई खुफिया रास्ता है या नहीं। दोनों किताब और नक्शा लेकर शिव मंदिर पहुंचते हैं। भोला शिवा से कहता है, मूर्ति के पीछे जो पत्थर का दिया है उसे हटाकर देखते हैं, शायद वहीं से कुछ रास्ता मिल जाए। इस नक्शे के हिसाब से तो यही लग रहा है, इसे हटा के देखता हूँ। अरे पर ये तो उठाया नहीं जा रहा। ऐसा करता हूँ, इसे घुमा कर देखता हूँ। अरे दिया घूम रहा है। जैसे ही दिया घूमता है, नीचे जमीन में एक फर्श खिसक कर एक खुफिया रास्ता दिखाई देता है। भोला, शायद यही से लाइट हाउस तक का रास्ता है, पर हमें पूर्णिमा के दिन जाना चाहिए। क्या कहते हो शिवा? ठीक है, हम पूर्णिमा के रात आएंगे। सच में ये खजाना मिल गया तो हम अमीर बन जाएंगे। ये एक बहुत बड़ी खोज होगी अगर किताब में लिखी बातें सही होगी। दोनों पूनम की शाम फिर से शिव मंदिर पहुंचते हैं और उस खुफिया रास्ते से चलने लगते हैं। अंधेरा होने के कारण रास्ता दिखाई नहीं देता। भोला टॉर्च लगाकर दोनों फिर से उसी रास्ते से चलने लगते हैं। शिवा, भोला, हम तो कब से चले ही जा रहे हैं, पर ये रास्ता रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। अब मुझे डर लग रहा है, कहीं हम गलत रास्ते तो नहीं जा रहे हैं ना? नहीं शिवा, नक्शे के हिसाब से हम उसी रास्ते पर जा रहे हैं। रुको, सुनो, कुछ सुनाई दे रहा है। ये तो समुंदर की लहरों की आवाज है, पर ये कहाँ से आ रही है? ये बहुत नजदीक से आ रही है। इसका मतलब रास्ता यही है, यही कहीं खत्म होना चाहिए। अरे देखो, आगे रास्ता बंद है, यही कहीं से बाहर निकलने का रास्ता होगा। ढूंढो ढूंढो। यहाँ ये आवाज ज्यादा आ रही है, यहाँ का पत्थर हटा के देखते हैं। दोनों पत्थर हटाते हैं और ऊपर आते हैं। चांद की रोशनी में सब कुछ साफ नजर आने लगता है। पास ही लाइट हाउस भी होता है। दोनों 12 बजने का इंतजार करते हैं। ठीक 12 बजे जहाँ लाइट हाउस की परछाई गिरती है, वहाँ दोनों ढूंढने की कोशिश करते हैं। जमीन में एक लकड़ी का सुंदर संदूक मिलता है। दोनों उसे निकालकर ऊपर रखते हैं और खोद कर देखते हैं तो संदूक सोने के सिक्कों से भरा हुआ होता है। साथ ही हीरो और मोतियों की मालाएं, सोने के जेवर और कई तरह के जवाहिरात वहाँ पर उस संदूक में होते हैं। मैं तो खुशी से पागल हो जाऊंगा।
इतना अनमोल खजाना है। बोला, इतना बड़ा खजाना मैंने पहली बार देखा है। इतने सोने के सिक्के का हम क्या करेंगे? इस खजाने की कीमत करोड़ों में होगी शिवा। ये किसी गलत हाथ में नहीं पड़ना चाहिए। हम इसे पुलिस को सौंप देते हैं ताकि इससे सरकार का और जनता का भी भला हो। दोनों खजाने को पुलिस के हवाले कर देते हैं। इस खोज के लिए शिवा और भोला का पुलिस और गांव के लोगों की तरफ से सत्कार किया जाता है और इस खजाने में से कुछ हिस्सा उन्हें बख्शिश के तौर पर भेंट किया जाता है। इससे शिवा की जिंदगी बदल जाती है। शिवा को फिर से स्कूल में दाखिला मिल जाता है। उसकी रुकी हुई पढ़ाई फिर से शुरू होती है, पर वो लाइब्रेरी का काम बंद नहीं करता, बल्कि कुछ रुपए दान देता है ताकि और नई किताबें वहाँ लोगों को पढ़ने मिले और खुद भी पढ़ सके। बेहतरीन कहानियों के लिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए सी टून्स टीवी।